नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत के जो मुख्य भूमि का पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, उनसे जुड़ी जो तट रेखा है उसका नाम क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उन तटों पर स्थित जो बंदरगाह हैं, यानी कि जो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, उनके नाम क्या है और किस राज्य में वो पड़ते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह हैं उनके नाम को जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वह किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आइए जानते हैं कि पश्चिमी तट जो है वह किसे कहा जाता है और पश्चिमी तट कहाँ पड़ता है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित है। आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे पूर्वी घाट पड़ता है। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है पश्चिमी तट का निर्माण होता है। यह किसके किसके बीच स्थित है? पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित जो क्षेत्र है यहाँ पर ही पश्चिमी तट का निर्माण होता है। और जो पश्चिमी तट होता है इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस तट का सबसे उत्तरी भाग जो होता है उसको कोंकण तट कहते हैं। ये कहां से कहां तक होता है? यह जो है महाराष्ट्र से लेकर गोवा, यहाँ जो आप देख रहे हैं गोवा के आधे हिस्से तक जो है जो तट कहलाता है उसी को हम जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगर मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग यानी कि इस तट का जो यहाँ पे तट है यानी कि पश्चिमी तट, इसके उत्तरी तट को क्या कहते हैं? इसके उत्तरी तट को कोंकण तट कहा जाता है। और मध्य तट कहां से कहां तक आता है? गोवा के आधे हिस्से से लेकर कर्नाटक जो इलाका है, कर्नाटक के पूरे भाग तक जो है जो तट है उसको मध्य भाग कहते हैं पश्चिमी तट का। और इसका नाम जो है कर्नाटक तट या कन्नड़ तट है। तो किस नाम से जाना जाता है मध्य भाग का जो तट है पश्चिमी तट का? कर्नाटक तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे दक्षिणी तट की बात की जाए जो केरल के साथ जुड़ा हुआ है उसको जो है हम मलबार तट कहते हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि कौन सा तट कहाँ स्थित है। आइए अब जानते हैं कि पश्चिमी जो तट है उस पे कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं और वे किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है उनके नाम आप देख रहे हैं, स्लाइड में लिखा हुआ है। पहला बंदरगाह है जो मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र आप यहाँ देख रहे हैं। फिर से जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे पोर्ट टर्मिनल है। यहाँ पे ये दोनों बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा जंजीरा बंदरगाह भी है जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो महाराष्ट्र के 3 बंदरगाह आपको याद होने चाहिए, जंजीरा बंदरगाह, मुंबई महाराष्ट्र पोर्ट, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में ही है, और जंजीरा बंदरगाह। तो ये 3 बंदरगाह जो है आपको मुख्य रूप से याद होने चाहिए जो महाराष्ट्र में स्थित है, जंजीरा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। तो ये 3 बंदरगाह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात के इलाके में है कांडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह के अलावा मुर्मुगांव बंदरगाह है जो गोवा में पड़ता है, गोवा में पड़ता है। और उडुपी बंदरगाह कर्नाटक में पड़ता है, उडुपी बंदरगाह। तो यहाँ पे मैंगलोर पोर्ट है और इसी प्रांत में जो है जो तट आता है कर्नाटक से जुड़ी तट है उसी पे जो है उडुपी बंदरगाह है जो कर्नाटक में ही आता है। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। और एक कोचिंग बंदरगाह आप याद कर लीजिएगा जो केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, मुंबई, जेएनपीटी, जंजीरा, मुर्मुगांव, मैंगलोर पोर्ट और कोचिंग पोर्ट। इससे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इससे प्रश्न एक और पूछा जा सकता है कि भारत में जो पश्चिमी तट पर बंदरगाह स्थित हैं उनको आप उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर क्रम से सजाइए। और आपको मान लीजिए ऑप्शन दे दिया गया कांडला, मुंबई, मरमुगांव, मैंगलोर, कोचिंग।
और इनका क्रम किसी भी अनुसार आपको दिया जा सकता है, तो आपको यहाँ सजाना होगा कि कांडला बंदरगाह सबसे उत्तर में पड़ रहा है पश्चिमी तट पे, उसके बाद जो है मुंबई बंदरगाह पड़ रहा है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पड़ रहा है, उसके बाद मर्मुगांव जो गोवा में पड़ रहा है, मैंगलोर पोर्ट, कोचिंग पोर्ट। तो ये रहा, ये जो बंदरगाह आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक इनका क्रम क्या है उसका विवरण। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होना चाहिए ये सभी बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किसे कहते हैं? तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, आप जानते हैं यहाँ से जो है ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट और जो ये बंगाल की खाड़ी है इसके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है उसी को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और यह मैदान काफी उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि इस मैदान का निर्माण जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए गए हैं उसके कारण जो है निर्माण हुआ है इस मैदान का निर्माण। और इसके कारण जो है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है जिसके कारण ये बहुत ही उपजाऊ है। इस तट की बात करें, जो नाम इनका रखा गया है, इस तट को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है तमिलनाडु के केप केमोरिन से लेकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के डेल्टा के पास तक को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी आप जानते हैं कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग है। यहां से हम जब शुरू करेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो आधे हिस्से तक हम जाएंगे, ये वाला तट जो आप देख रहे हैं इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से तक कोरोमंडल तट के हिस्सा के नाम से जाना जाता है। यह कहां से कहां तक जाता है? ये केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूरे भारत के संपूर्ण क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो पोर्ट जो दक्षिणतम बिंदु होगा वह ग्रेट निकोबार में होगा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो केप केमोरिन से लेकर आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के डेल्टा तक के पास के क्षेत्र को, यहाँ पे कृष्णा नदी यहाँ पे आके गिरती है, तो यहाँ तक जो ये तट है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से से जो एक तट शुरू होता है, आंध्र प्रदेश के पूरे हिस्से तक जाता है, इसको हम गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ गोलकुंडा की खान है। उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। कहां से कहां तक? उड़ीसा की यहाँ से तट शुरू होती है और पश्चिम बंगाल का जहां तक पश्चिम बंगाल का तट है, इस तट को जो है उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी तटीय मैदान किसे कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच जो तट का निर्माण हुआ है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा के द्वारा, इसे ही हम जो है पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा काफी ज्यादा विकसित है और उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ नदियों के द्वारा, ये डेल्टा के द्वारा बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो मुख्य बंदरगाह है उनकी ही बात करेंगे। बंदरगाह तो कई हैं, लेकिन यहाँ हमको केवल मुख्य बंदरगाह की बात करना है। तो आप जानते हैं कि कोलकाता बंदरगाह है, बहुत ही फेमस बंदरगाह है। कलकत्ता में जो बंदरगाह है उसका क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। हल्दिया बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। एनौर बंदरगाह, एनौर बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन्नई बंदरगाह लिखा हुआ है, यही एनौर बंदरगाह है जिसको तमिलनाडु राज्य में डाला गया है। उसी प्रकार न्यू तुतुकोरिन बंदरगाह है, यहाँ पे देखिए तुतुकोरिन बंदरगाह है जो सबसे निचले हिस्से में है तमिलनाडु के। ये भी काफी फेमस बंदरगाह है। न्यू तुतुकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यहाँ पे भी प्रश्न ये बन सकता है कि जो पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित हैं उनको आप उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाइए। तो सबसे पहले हम कलकत्ता को रखेंगे उत्तर में,
उसके बाद पारादीप, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद एनौर बंदरगाह, उसके बाद न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह को रखेंगे। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण की दिशा में बंदरगाहों का क्रम। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पूर्वी तट पे बंदरगाह स्थित हैं उनको दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो सबसे पहले हम क्या सजाएंगे, 1 नंबर पे तूतीकोरिन को रखेंगे, दूसरे नंबर पर एनौर बंदरगाह, तीसरे नंबर पर विशाखापत्तनम बंदरगाह, चौथे नंबर पर पारादीप और पांचवें नंबर पर कलकत्ता यानी कि हल्दिया बंदरगाह को रखेंगे। इसी प्रकार ये जो आप पूर्वी पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह आप देख रहे हैं, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमुगांव बंदरगाह, मैंगलोर पोर्ट, कोचिन बंदरगाह, यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि इसको जो है जो पश्चिमी तट पर बंदरगाह स्थित है इनको दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो सबसे पहले हम कोचिन को रखेंगे, कोचिन बंदरगाह रखेंगे जो केरल में है। उसके बाद जो है मैंगलोर पोर्ट को रखेंगे, मैंगलोर पोर्ट के बाद मरमुगांव को, और उसके बाद मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और सबसे लास्ट में कांडला बंदरगाह को रखेंगे। आइए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उसी टॉपिक पे आधारित है, यानी कि जो पश्चिमी तट पे बंदरगाह स्थित हैं या उसके जो तट हैं उनका नाम क्या है, और जो पूर्वी तट पे बंदरगाह स्थित हैं और उनके नाम क्या हैं, इसी पर आधारित है ये प्रश्न जो आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी और ऑप्शन डी है गुजरात। निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो केप कॉमोरिन के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है उत्तरी सरकार, ऑप्शन सी है मलबार तट और ऑप्शन डी है कोंकण तट। इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले सारे तटों का नाम याद होना चाहिए, तब जाके आप जो है क्लियर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो कोंकण तट की अगर बात की जाए तो कोंकण तट आप जानते हैं कि महाराष्ट्र वाला जो तट है गोवा के आधे हिस्से तक, उसको जो है हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर मलबार तट कहें तो केरल की सीमा से लगा हुआ जो तट है उसको हम मलबार तट कहते हैं। और उत्तरी सरकार जो तट है ये आपका उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक आता है। तो उत्तरी सरकार तट के बारे में जान गए। तो बीच में आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से से लेकर आपका तमिलनाडु के अंतिम छोर तक जो है हिस्सा छूट रहा है, इसे ही कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह किसके किसके बीच स्थित है? कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कोरोमंडल तट। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? ऑप्शन ए है उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है मलबार तट और ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट कहलाता है उसको आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट। अगर मलबार तट की बात की जाए तो यह केरल से जुड़ा हुआ तट है, जो केरल के से लगा हुआ है। अगर कोंकण तट की बात की जाए तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा के आधे हिस्से तक के भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी सरकार तट जो है यह आपका उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के सीमा तक लगा हुआ है। तो उत्तरी सरकार तट आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है मलाबार तट, ऑप्शन सी है उत्तरी सरकार तट और ऑप्शन डी है कोंकण तट। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का जो नाम है
वह है कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर मलबार तट की बात की जाए तो यह केरल से जुड़ा हुआ तट है, और उत्तरी सरकार की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक है, तो उत्तरी सरकार तो होगा नहीं। और कोंकण तट की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के सीमा से, अंतिम सीमा से लेकर गोवा के आधे हिस्से तक पड़ता है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी है गुजरात में। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। और कोचिन बंदरगाह जो है वह केरल में स्थित है। और सी नंबर तमिलनाडु में जो है न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है, एनौर बंदरगाह स्थित है, और गुजरात में जो है आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, हल्दिया बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। और आप जानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है समुद्र तट से जुड़े ही नहीं है। और उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में जो बंदरगाह स्थित है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है मेघालय में, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। पारादीप जो बंदरगाह स्थित है वह उड़ीसा में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए। और हिमाचल प्रदेश में कोई बंदरगाह नहीं है। मेघालय, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि मुंबई बंदरगाह स्थित है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। और मेघालय जो है, मेघालय से कोई बंदरगाह नहीं जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है गोवा में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। अगर यनौर बंदरगाह भी आपसे पूछा जाता तो तमिलनाडु ही बोलते, और चेन्नई बंदरगाह भी पूछा जाता तो आप तमिलनाडु ही बोलते। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए, न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगर गोवा की बात की जाए तो मार्मुगाओ बंदरगाह जो है वह गोवा में स्थित है। कर्नाटक में जो है मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। और सिक्किम आप जानते हैं कि जहां स्थित है इसका लोकेशन, वहां पे कोई बंदरगाह की संभावना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, एनौर बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है गोवा में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। गोवा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह स्थित है? मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। और पंजाब आप जानते हैं कि पंजाब से कोई बंदरगाह नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके जानकारी में वृद्धि हुई होगी, और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने रखे गए होंगे उसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन आसानी से कर पाए होंगे। तो इस एपिसोड से आपसे चाहूंगा इजाजत। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।